Hello everyone, welcome back to your online class. This is your political science class for BA second year. Okay, today topic is bureaucracy और civil services. As you know हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, उसी का हमारा ये टॉपिक है नौकरशाही या लोक सेवाएं. ओके, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है, जोसेफ चैम्बरलेन ने लिखी है. मुझे संदेह है कि आप लोग मीन्स लोकसभा के सदस्य हमारे मतलब मंत्रिमंडल के बिना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं. मीन्स जो लोकसभा के मेंबर हैं वो हमारे बिना विभाग का प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग मतलब मंत्री लोग आप लोगों लोक सेवा के सदस्यों के बिना विभाग का कार्य नहीं कर सकेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको लोकसभा की इम्पोर्टेंस बताई है सिविल सर्विस की. अब इसको इंग्लिश में देखिए. आई हैव अ shrewd suspicion that you civil servants can do without us minister, but I have an absolute conviction that we could not do without you means civil servant. जोसेफ चैम्बरलेन इसके राइटर हैं. ओके, इट मीन्स क्या है कि लोकसभा के मेंबर मंत्रिमंडल के बिना काम कर पाएँ, मीन्स कैबिनेट के बिना काम कर पाएँ, ये जोसेफ चैम्बरलेन को डाउट है. लेकिन जो ये हैं लोक सेवाएं सिविल सर्विस, इनके बिना पूरा विश्वास है कि इनके बिना तो हम लोग काम कर ही नहीं सकते, कोई भी मिनिस्टर वर्क नहीं कर सकता. इट मीन्स जो सिविल सर्विस हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अब देखिए लोक सेवाओं का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज. सिविल सर्विसेज होती क्या हैं? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से चल रही है. ठीक है, पहले ये अनुग्रह पेट्रोन्स की पद्धति पर आधारित थी, लेकिन वो कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं थी. ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है ना, और गलत लोग अपॉइंट हो जाते थे जो योग्य नहीं थे. तो फिर 1853 में नॉर्थकोट ट्रेवेलियन रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश लोक सेवाओं में सुधार किया गया. ठीक है, एक रिपोर्ट आई 1853 में नॉर्थकोट ट्रेवेलियन. ठीक है, उसके आधार पर लोक सेवाओं में सुधार किया गया. एंड 1855 2 साल बाद ग्लैस्टन के अनुरोध पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई. और फिर 1870 से नागरिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का श्री गणेश हुआ. जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो कब स्टार्ट हुए? 1870 में. ठीक है, तो इस तरह से आपको लोक सेवा आयोग के बारे में पता चला कि ये लोक सेवा कब से शुरू हुई ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अब देखिए लोक सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. वर्तमान समय में ब्रिटेन के समस्त लोक सेवा कर्मचारियों को पद सोपानात्मक आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया गया, मतलब 6 वर्ग में डिवाइड किया गया है इसको. ठीक है, फर्स्ट है प्रशासनिक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास या एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, जिसमें जो हाई क्वालिटी के मिनिस्टर होते हैं, है ना. सेकेंड अधिशासी वर्ग, एग्जीक्यूटिव क्लास. थर्ड विशिष्ट वर्ग, स्पेशलिस्ट क्लास. फोर्थ लिपिक वर्ग, क्लरिकल क्लास. फिफ्थ लेखन सहायक वर्ग, राइटर असिस्टेंट क्लास. एंड लास्ट वन इज संदेशवाहक व निम्न वर्ग, मैसेंजरियल एंड माइनर क्लास. ये सब क्या है? इनके वर्ग हैं कि किस किस तरह पर इनके डिपार्टमेंट बने हुए हैं. ओके, अब इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग है कि ये किस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट करते हैं. ठीक है, मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट, भर्ती की पद्धति. ये किस तरह से भर्ती करते हैं? 1855 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसमें पहले 3 मेंबर होते थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ाकर 6 कर दी. और इसमें कौन से मेंबर होते हैं? जो बहुत अनुभवी होते हैं. फिर इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राजमुकुट, जिसे हम क्राउन कहते हैं, मीन्स जिसके पास पावर है वही इन्हें अपॉइंट करेगा. और ये अवकाश ग्रहण की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, मीन्स जब तक ये रिटायर नहीं होंगे ये अपनी सेवा करते रहते हैं. ठीक है, लोक सेवा आयोग ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराता है ना, और उम्मीदवारों को चुनता है.
नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग, इनके लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। प्रशिक्षण का कार्य कौन करता है? डिपार्टमेंट करते हैं। कोष की ओर से भी एक प्रशिक्षण एवं सेवा विभाग की व्यवस्था की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन, पदोन्नति। ब्रिटेन में पदोन्नति का आधार वरिष्ठता एवं योग्यता है। मीन्स जो सीनियर है ना, और कैपेबल है, उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। इसके लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन आयोग होता है ना, जिसमें विभाग के मुख्य अधिकारीगण होते हैं जो एनुअल प्रतिवेदन और आवश्यक समझने पर इंटरव्यू भी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पदावधि, टेन्यूर। तो ये कैसे होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये स्थायी होते हैं। मीन्स इनका कोई फिक्स नहीं है, ये 4 ईयर्स के लिए हैं या 5 ईयर्स के लिए हैं, ठीक है। ये स्थायी आधार पर अपॉइंट होते हैं और सरकार चेंज होने पर इनकी स्थिति पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरकार चेंज हो गई तो सिविल सर्विसेज के लोग भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो परमानेंट जॉब है इनकी। और इनकी जो रिटायर एज है वो 60 से 65 के बीच में होती है, ठीक है। रिटायर होने पर इन्हें ग्रेच्युटी भी मिलती है और पेंशन भी दी जाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए लोक सेवा के कार्य और उनका महत्व, फंक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसके कार्य और महत्व क्या क्या हैं? वैसे आप देखोगे जो कानून बनाने का काम है वो कैबिनेट का होता है ना, जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट होती है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं, है ना। लेकिन लोकसभाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये उनकी नीति निर्माण में सहायता करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं होते जितने ये लोग होते हैं, क्योंकि उनका टर्म होता है 5 ईयर्स, है ना। और जो सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और ये विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, तो इसलिए ये उनको एडवाइस करते हैं, ठीक है। और मंत्रियों को परामर्श भी देते हैं, मतलब एडवाइस भी देते हैं कि जो भी उनका विभाग है उसमें किस तरीके से कोई कानून आ रहा है तो किस तरीके से बनना चाहिए, है ना, और उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये एडवाइस भी लोकसभा आयोग के लोग देते हैं हमें, ठीक है। और जो विधि निर्माण होता है, मीन्स जो कानून बनते हैं, है ना, वो भी इन्हीं की देखरेख में बनते हैं। इन विधेयकों के प्रारूप या तो लोकसभा द्वारा ही स्वयं या मंत्रियों द्वारा लोकसभा की सहायता से तैयार किए जाते हैं, ठीक है। या तो लोक सेवक ही बनाएंगे उन्हें, है ना, या फिर मंत्री जो लोग हैं वो इनकी एडवाइस से बनाएंगे। वित्त संबंधी कार्य भी आते हैं इनके। आप देखोगे लोक सेवकों द्वारा मंत्रियों को सहायता और परामर्श देने का कार्य जगह जगह पर किया जाता है और मंत्रियों को विभागों के कार्यों के बारे में जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है उनको भी स्थायी सचिव ही तैयार करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरा डाटा होता है ना, कि किस तरीके से किस चीज़ में इन्वेस्ट हुई है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। रैमजे मेयर एक लेखक हैं, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है? वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन वस्तुतः लोक सेवाओं द्वारा ही किया जाता है। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका जो संचालन है वो कौन करता है? लोक सेवाएं ही करती है, ठीक है। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, IAS PCS की परीक्षाएं, वो भी लोक सेवा ही तो होती हैं, हम लोक सेवक ही बन जाते हैं उनको पास कर कर, ठीक है। अब देखिए जो मंत्री होते हैं वो अविशेषज्ञ होते हैं, मीन्स स्पेशलिस्ट नहीं होते, उन्हें जानकारी कम होती है, और लोकसभा के अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है और वो ज़्यादा अनुभवी होते हैं। तो इस आधार पर मुनरो ने उनके बारे में कहा है, युद्ध विभाग का मंत्री एक दार्शनिक या पत्रकार हो सकता है, नौसेना का अध्यक्ष कोई व्यापारी या बैरिस्टर हो सकता है तथा व्यापार विभाग का मंत्री कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो सकता है, वित्त विभाग का मंत्री एक वकील या राजनीतिक हो सकता है, ठीक है। मतलब जो मंत्री लोग हैं वो अविशेषज्ञ होते हैं, अनस्पेशलिस्ट होते हैं, लेकिन तभी भी वो ये सब हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको एडवाइस देने के लिए कौन होते हैं? सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं। ये सिविल सर्विसेज के लोग राजनीतिक तटस्थ होते हैं, मीन्स इनके पास कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती रहे इनका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये अपना काम
उसी तरीके से करते रहते हैं। मुनरो फिर आगे लिखते हैं मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट और पार्लियामेंट आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी कर्मचारी मंडल मीन्स सिविल सर्विस के मेंबर टेनिसन की सरिता की तरह अपने मार्ग पर शांतिपूर्वक चलता रहता है। ठीक है, कैबिनेट एंड पार्लियामेंट्स कम एंड गो बट लाइक टेंसियंस ब्रूक द परमानेंट स्टाफ कीप्स प्लेसिडिटी ऑन इट्स वे। ठीक है, अब ये सारा रिकॉर्ड तो देते हैं लेकिन ये अपने कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये मंत्रियों का काम तो करते हैं लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो मंत्री ही है। ठीक है, तो ये अपने कार्यों के लिए अनुत्तरदायी होते हैं। अब बात आती है लोक सेवा में जो लोग कार्य करते हैं, ठीक है, पदाधिकारी होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जब वो अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं तो उस सिस्टम को नौकरशाही कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारी जगह पर ये होता है कि जो लोग बहुत टाइम तक मिनिस्टर बने हुए हैं, है ना, विभागों के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो वो अपनी मनमानी करने लगते हैं, तो उसे ही नौकरशाही का नाम दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, क्या ब्रिटेन में नौकरशाही शासन है? क्या ब्रिटेन में भी ब्यूरोक्रेसी है? तो लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जो ये लोक सेवाओं के मेंबर्स होते हैं, है ना, उन सबके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब वो प्राइम मिनिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोगों के प्रति, जनता के प्रति। तो इसलिए ये लोग नौकरशाही नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कंट्रोल होता है। कोई इंसान आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा? जब उसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो, है ना। तो इन पर प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल होता है, मिनिस्टर्स का कंट्रोल होता है, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही शासन नहीं बना सकते। ठीक है, नौकरशाही कहीं ना कहीं तो आ जाता है ना, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ लोगों ने तो इसे नवीन अधिनायकवाद की भी संज्ञा दी है कि लोक सेवाओं के हाथ में सारा शक्तियाँ आ जाती हैं, इसलिए इसे नवीन अधिनायकवाद कहा है। अधिनायकवाद क्या होता है? जो अपना शासन चलाए, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।